हेलो साथियों, मेरे साथ क्लास 11th एंड 12th की कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। भाई चैनल नया है, चैनल को फैला दो। मिलते हैं क्लासरूम में। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द बायो एक्सप्रेस पर स्वागत है। आज हम NCERT क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम द लिविंग वर्ड्स है। लिविंग वर्ड्स चैप्टर का हम पहले ओवरव्यू की बात करेंगे। पूरे चैप्टर को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर आसानी से समझ सकते हैं। पहला पार्ट है व्हाट इज़ लिविंग। व्हाट इज़ लिविंग यानी कि सजीव क्या है। इसके लिए NCERT हमें 4 पॉइंट मेंशंस करती है। 4 पॉइंट में हमें लिविंग थिंग्स को समझाने की कोशिश करती है। पहला है आपका भैया ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, फोर्थ है आपका कॉन्शियसनेस। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स। पूरी जीव जगत में, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड पे ऑन अर्थ कितनी प्रकार की अलग अलग प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं। तो अब तक हम 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर कर चुके हैं, खोज चुके हैं, जिनका हम नाम रख चुके हैं। अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी एंड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। टेक्सोनॉमी क्या होता है? कैटेगराइजेशंस होता है किसी भी लिविंग थिंग्स का या ऑर्गेनिज्म का। किसमें? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज 7 ऑब्लिक टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, जिनमें हम किसी एनिमल को क्लासिफाइड करते हैं। मेनली कौन कौन से हैं? किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये आर्डर आपको पता होना चाहिए, एक बार फिर से देख लेंगे। किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। लास्ट में आता है आपका टेक्सोनॉमिक एड्स। टेक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स या थिंग्स होंगे जो टेक्सोनॉमी में हमारी मदद करेंगे, टेक्सोनॉमी करने में हमारी मदद करेंगे। अब हम चैप्टर को डिटेल में शुरू करना चाहेंगे आपके लिए। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं उसको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। यदि आप R.H. विटेकर का नाम सुने होंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं इसमें हम वायरस को इसमें इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वायरस लिविंग एंड नॉन लिविंग की बाउंड्री पर है। हम इसको आपको क्यों बता रहे हैं? सेकेंड चैप्टर में हम आप मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी की बात करेंगे। थर्ड चैप्टर में प्लांटी एंड फोर्थ चैप्टर में एनिमिलिया की बात करेंगे। नाउ योर चैप्टर्स द लिविंग वर्ड्स इन डिटेल्स। लेट स्टार्ट्स। NCERT पूछती है भैया व्हाट इज लिविंग। आप 2 व्यू दे सकते हैं। यदि आप फिलॉसफी के, दर्शन के बच्चे होते तो आप बताते कि भैया जिंदा वो हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उससे हमारा लेना देना नहीं। हम आप बायो के स्टूडेंट हैं, तो कुछ कैरेक्टर के ज़रिए, कुछ फीचर के ज़रिए हम लिविंग थिंग्स को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। पहला कैरेक्टर्स क्या है, पहला फीचर्स क्या है जिसके ज़रिए NCERT हमें डिफाइन करती है लिविंग थिंग्स को। फर्स्ट थिंग्स है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज इन सेल। इंक्रीज इन सेल, सेल में सेल का नंबर बढ़ना एंड बायोमास। इंक्रीज इन सेल, सेल की साइज बढ़ना, सेल का नंबर बढ़ना एंड बायोमास, सेल का वेट बढ़ना, इसको हम ग्रोथ कहते हैं। इंक्रीज इन सेल एंड बायोमास ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ हैं। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या है? दोनों साथ साथ हो, नंबर भी बढ़ रहा हो एंड बायोमास भी बढ़ रहा हो। अगला बात करते हैं ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग की ग्रोथ कैसी होती है? उसके लिए NCERT 2 टर्म इंट्रोड्यूस कराती है हमें। पहला है इंट्रिंसिक एंड इनरिवर्सिबल। लिविंग थिंग्स की ग्रोथ इंट्रिंसिक एंड रिवर्सिबल टाइप की होती है। ये क्या होता है आगे समझते हैं। डिफरेंट टाइप की ग्रोथ की बात करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की ग्रोथ में क्या अंतर है। लिविंग थिंग्स की ग्रोथ के लिए NCERT कहती है इंट्रिंसिक एंड इनरिवर्सिबल। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? ऐसा ग्रोथ जो अंदर से हो, ऐसा ग्रोथ जो अंदर से हो। देख रहे हैं आप, सेल अंदर से अपनी साइज को इंक्रीज कर रही है। ये ऑलमोस्ट सेम टाइप का बन गया है। आप नोट्स बनाते समय इसको थोड़ा और लार्ज कर लेंगे अपनी समझ के लिए। और नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो ग्रोथ जो होता है इनमें एक्सटेंसिक होता है। एक्सटेंसिक होने का मतलब क्या हुआ? मान लो ये आपका एक माउंटेन है, इस पे
आइस आके लग गई तो ग्रोथ तो इसका भी हो गया, लेकिन ये ग्रोथ एडिशनल है, बाहर से है। इन रिवर्सिबल का मतलब क्या है, एक बार ग्रोथ हो गई लिविंग थिंग्स में वो वापस कोलैप्स नहीं करेगी। किंतु मान लो सीजन चेंज हो गया, बर्फ़ पिघल गई, फिर से ये माउंटेन की हाइट छोटी हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार सैंडलूम का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। बालू के टीले जो बनते बिगड़ते रहते हैं, उनकी भी हाइट इंक्रीज करती है, लेकिन फिर से वो कम हो जाती, वो भी ग्रोथ शो कर रहे हैं। तो मेन क्या है, आपको याद रखना है, लिविंग थिंग्स की जो ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक एंड रिवर्सिबल होती है। ग्रोथ का क्या मतलब है, ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन सेल यानी नंबर ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ सेल्स एंड बायोमास। ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ के होते हैं। अब आइए बात करते हैं यूनिसेलुलर सेल अगर होगा तो यूनिसेलुलर सेल मान लो ग्रोथ करके अपना साइज इंक्रीज कर रही है, फिर वो डिवाइड करके रिप्रोड्यूस कर जा रही है, डिवाइड करके 2 सेल्स बना रही है। तो एनसीईआरटी बताती है कि यूनिसेलुलर सेल के लिए या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सेल डिवीजन जो है वो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस दोनों है। सेल डिवीजन फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, भैया आप समझिए यूनिसेलुलर एक ऑर्गेनिज्म है, ये अपना ग्रोथ चाह रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करना चाह रहा है, लेकिन ये जैसे ही नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है ये रिप्रोड्यूस भी कर जा रहा है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन, सेल डिवीजन इज बोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये बात डिफाइंड नहीं है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सेल डिवीजन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों होगा। ग्रोथ कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ के लिए क्या होना चाहिए, सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन से क्या होगा, सेल ग्रोथ होगा, सेल डिवीजन के बाद सेल में ग्रोथ होगा, नए ऑर्गन्स बनेंगे। इसका एग्जाम्पल दे रहा है, एक एग्जाम्पल के जरिए एनसीईआरटी बता रही है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन आपका ग्रोथ है, फ्लावर एंड सीड फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन है इन द केस ऑफ प्लांट। इन द केस प्लांट का एग्जाम्पल लेकर मल्टी सेलुलर ग्रोथ को डिफाइन करने की कोशिश कर रही है। अगर सीड बन रहा है तो उसे हम ग्रोथ कहेंगे, अगर फ्लावर एंड सीड जर्मिनेशन हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे ग्रोथ, अगर फ्लावर एंड सीड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे रिप्रोडक्शंस। नेक्स्ट हमारा है प्लांट एंड एनिमल की ग्रोथ में क्या अंतर होता है। प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो मोर लोकलाइज्ड होता है। मोर लोकलाइज्ड होने का मतलब प्लांट में पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम, एट द टिप पे होता है, वहाँ से प्लांट ग्रोथ करते हैं। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, ऑल ओवर लाइफ, जब तक प्लांट है तब तक उनमें ग्रोथ होती रहती है। बट इन द केस ऑफ एनिमल्स ग्रोथ यूनिफॉर्म होता है, सारे ऑर्गन्स का ग्रोथ एक साथ होता है। ऐसा नहीं है कि आज आपका हाथ है कुछ ऐसा है, नेक्स्ट डे वो आपका कुछ अलग शेप में हो जाएगा। यूनिफॉर्म, एक बचपन से आपका चेहरा जैसा है वो अंदर से ग्रो करके वैसा ही दिखता है ऑलमोस्ट। ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल अलग हो जाता, केवल सर बढ़ गया, नाक वैसे ही रह गई, सब का ग्रोथ एक साथ होता है। लिमिटेड का मतलब क्या है, एक लिमिटेड एज तक ही एनिमल्स में ग्रोथ पाई जाती है। सो ग्रोथ इज अ फीचर ऑफ लिविंग बट नॉट डिफाइनिंग फीचर। क्यों भैया डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं हो पा रही है? ग्रोथ तो फीचर है लिविंग थिंग्स का, लेकिन वो फेल कर जा रहा है, इसलिए वो कई जगह डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। बात करेंगे रीजन क्या दे रही है एनसीईआरटी, एनिमल स्टॉप ग्रोथ आफ्टर सम एज। जितने भी प्राणी होते हैं वो अपनी ग्रोथ को एक पार्टिकुलर एज के बाद स्टॉप कर देते हैं। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ शो करती हैं, क्या वे लिविंग हैं? नहीं ना। तो ग्रोथ कैन बी डिफाइनिंग फीचर इन स्पेशलाइज्ड कंडीशन। वो स्पेशलाइज्ड कंडीशंस क्या है, इंट्रिंसिक एंड इनरिवर्सिबल। एंड लिविंग थिंग्स के लिए ग्रोथ को समझने के लिए आपको 2 पॉइंट याद होने चाहिए। पहला, लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ होता है वो इंट्रिंसिक एंड इनरिवर्सिबल होता है। दूसरी बात, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इंक्रीज इन सेल नंबर ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ सेल्स। अगला,
इंक्रीज इन बायोमास, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक जो हैं आपके ग्रोथ के हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शंस क्या होता है? एनसीईआरटी लिविंग थिंग्स को डिफाइन करने के लिए सेकंड स्टेप में रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन कराती है। सेकंड स्टेप रिप्रोडक्शन बताती है। क्या है रिप्रोडक्शन? क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ओन टाइप, प्रत्येक प्राणी अपने जैसे ही दूसरे जीवों का जन्म देकर अपनी प्रोजनी को आगे बढ़ाते हैं। इट कैन बी, रिप्रोडक्शन दो तरह का हो सकता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपके एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल्स मेंशंस हैं। पहला है हाइड्रा बाय बर्डिंग, प्लेनेरिया बाय फ्रेगमेंटेशंस। हाइड्रा बाय बर्डिंग, प्लेनेरिया बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन को हम ट्रू रिप्रोडक्शंस कहते हैं। अब आगे एनसीईआरटी आपसे कुछ सवाल पूछ रही है। क्या है? इफ रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग फीचर, यदि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है तो एज सम स्पीसीज इन विच लैक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बी नॉन लिविंग। वो आपसे पूछती है, एनसीईआरटी आपसे पूछती है कि कुछ जीव जिनमें, कुछ ऑर्गेनिज्म जिनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप का नहीं होता, क्या वो नॉन लिविंग है? कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म है जिनमें केवल एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है, क्या वो नॉन लिविंग है? कुछ ऐसे हायर ऑर्गेनिज्म है जो नॉट रिप्रोड्यूस में रिप्रोडक्शन, जो इनमें रिप्रोडक्शन फेल कर जाता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जैसे आपका म्यूल, खच्चर है। स्टेराइल कपल्स एंड वर्कर बी का एग्जाम्पल एनसीईआरटी दे रही है। इनमें कुछ हायर ऑर्गेनिज्म जैसे म्यूल्स, स्टेराइल कपल्स एंड वर्कर बी आप एग्जाम्पल्स याद रखेंगे जिनमें रिप्रोडक्शन फेल कर जा रहा है। सिंस, फिर आगे आंसर उत्तर भी देती है एनसीईआरटी, सिंस लोअर ऑर्गेनिज्म एंड अदर हायर ऑर्गेनिजम्स दे आर लिविंग, वे सभी लिविंग है। सो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, इसलिए रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें केवल एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन हो रहा है, कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिनमें रिप्रोडक्शन फेल कर जा रहा है। एग्जाम्पल आपके पास है म्यूल, स्टेराइल कपल्स, बी वर्कर बी। इसलिए रिप्रोडक्शन कभी भी डिफाइनिंग फीचर्स नहीं होगा। ये इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रिप्रोडक्शंस नेवर बी बे डिफाइनिंग फीचर्स, रिप्रोडक्शंस कभी भी डिफाइनिंग फीचर्स नहीं होगा। अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, थर्ड पॉइंट मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे। मेटाबॉलिज्म्स क्या होते हैं? मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल्स लार्ज नंबर ऑफ द केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं अकरिंग विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम मेडिएटेड होते हैं, अकर इन द एक्वस मीडियम ऑफ सेल्स। सेल का एक्वस मीडियम क्या होता है, उसका बायोलॉजिकल नेम क्या होगा? सेल के एक्वस मीडियम को हम बायोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं, आप कमेंट सेशन में हमें बताएंगे। मेटाबॉलिज्म क्या है? किसी भी सेल के अंदर जितने भी ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म्स कहते हैं। सेल के अंदर केमिकल्स रिएक्शन एंजाइम मेडिएटेड होते हैं। कहाँ होते हैं? सेल के एक्वस मीडियम में होते हैं। एक्वस मीडियम का बायोलॉजिकल नेम आप हमें कमेंट सेशन में बताएंगे। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द सेल्स। मान लो सेल के अंदर छोटे छोटे से अमाइनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाया जा रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर सेल के अंदर बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर बड़ी चीज़ें बनाई जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बड़ी चीज़ों को तोड़कर छोटी छोटी सी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो मेटाबॉलिज्म को आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी कह सकते हैं। ये 2 टाइप का होता है, एक होता है एनाबॉलिक, दूसरा होता है कैटाबॉलिक। बोथ आर द एंजाइम मेडिएटेड। एनाबॉलिक होने का मतलब क्या है? एनाबॉलिक में कुछ छोटी छोटी चीज़ें मिलाकर बड़ी चीज़ें बनाई जाएंगी। कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? कैटाबॉलिज्म में हम किसी छोटी बड़ी चीज़ को डिग्रेड करके छोटी छोटी चीज़ें बनाएंगे। मेटाबॉलिक रिएक्शंस यूनिक फीचर्स होता है, बट सम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन अकर इन द टेस्ट ट्यूब इन विट्रो। फॉर एग्जांपल सलाइवा, या आप पेप्सिन का एग्जांपल, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनको हम टेस्ट ट्यूब यानी कि इन विट्रो लैब में भी करा सकते हैं। क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम लैब में भी करा सकते हैं, इसलिए वो डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा, बिकॉज कैन अकर इन टेस्ट ट्यूब।
अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विवो है, इन विवो होने का मतलब क्या है, वो किसी लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, किसी सेल या किसी एनिमल के अंदर हो रहा है, तब वो डिफाइनिंग फीचर होगा। अदरवाइज अगर हम इसको टेस्ट ट्यूब या इन विट्रो करा रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, नॉन लिविंग, वो हमारा नॉट डिफाइनिंग फीचर होगा। डिफाइनिंग फीचर मेटाबॉलिज्म तभी है जब वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में है। इसलिए एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर्स नॉट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा होगा तब वो आपका डिफाइनिंग फीचर्स होगा, अदरवाइज नहीं। अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, लास्ट पॉइंट, व्हाट इज लिविंग में जो एनसीईआरटी हमें सजेस्ट करती है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट टू द एनवायरनमेंट और स्टिमुलस। एबिलिटी यानी कि किसी भी लिविंग थिंग्स के पास ऐसी एबिलिटी होती है, वो किसी बाहरी एक्सटर्नल चेंज या अपने एनवायरनमेंट के प्रति रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। कोई भी चेंज होगा तो वो उससे बचने की कोशिश करेंगे या उसके प्रति कोई रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया देते हैं। स्टिमुलस को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल चेंज कहते हैं। एक्सटर्नल चेंज 3 प्रकार का हो सकता है आपका, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल में आप कहें पॉलन ट्यूब ग्रोथ का आपको एग्जाम्पल मिलता है। केमिकल्स में आप किसी मेडिसिन या पॉइजन्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एनिमल बिहेवियर में इस चीज़ का हम लैब भी करते हैं हायर क्लासेस में। बायोलॉजिकल क्या एग्जाम्पल है, पैथोजेंस के अटैक्स पर, जैसे हमारे सेल्स वायरस के अटैक्स पर क्या रिलीज करती हैं, इंटरफेरॉन्स रिलीज करना शुरू कर देती हैं। तो ये क्या है, आपका एक तरह का रिस्पॉन्स है। मान लो एनसीईआरटी एक एग्जाम्पल देती है फॉर प्लांट के लिए, डे लेंथ। डे लेंथ का मतलब क्या है कि 24 आवर्स में कितनी देर लाइट मिलती है, वो एक स्टिमुलस है। प्लांट में डे लेंथ स्टिमुलस होता है फ्लावरिंग के लिए। डे लेंथ की इफेक्ट को हम डिस्कस करते हैं अंडर द फोटोपेरिडिज्म, यानी कि पौधों में फ्लावरिंग के लिए एक पार्टिकुलर टाइम तक लाइटिंग की ज़रूरत होती है, तब जाके उनमें फ्लावरिंग हो पाती है। ये चीज़ हम आने वाले चैप्टर्स में चर्चा करेंगे, फोटोपेरिज्म क्या होता है। फॉर एनिमल्स, एनिमल के लिए क्या है, डे लेंथ के हिसाब से वो माइग्रेट करते हैं। जैसे आपके जो साइबेरियन क्रेन्स होते हैं, राजस्थान के भरतपुर में कोलाडो नेशनल पार्क में जो बर्ड सेंचुरी है, मिड सितंबर तक आ जाते हैं और ऑलमोस्ट मार्च तक रहते हैं, फिर वो यहाँ से चले जाते हैं, साइबेरिया वापस रिटर्न कर जाते हैं। उनका जो माइग्रेशन देखा गया वो मिड सितंबर में देखा गया है। यानी जब साइबेरिया में लाइट की कमी, सनलाइट का ड्यूरेशन कम हो जाता है, तो वहाँ से हम माइग्रेट कर जाते हैं खुद की सर्वाइबिलिटी एंड रिप्रोडक्शंस के लिए। कॉन्शियसनेस इज अ मोस्ट डिफाइनिंग फीचर। एनसीईआरटी कहती है कि कॉन्शियसनेस सबसे ज़्यादा डिफाइनिंग फीचर। अगर आपको कई बार ऐसा क्वेश्चंस नीट्स में पूछ लिए गए हैं कि आप कुछ ऑप्शन में 2 या 3 ऑप्शंस दे दिया, ग्रोथ भी दे दिया, मेटाबॉलिज्म भी दे दिया, कॉन्शियसनेस भी दे दिया, तो आप कौन सा टिक करने वाले हैं, कॉन्शियसनेस हमेशा टिक करेंगे। कॉन्शियसनेस हमेशा मोस्ट डिफाइनिंग फीचर है। ह्यूमन के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, ऐसा एनसीईआरटी का। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, ह्यूमन सबसे ज़्यादा अवेयर होते हैं किसी बात को लेकर। या दूसरे तरीके से आपको समझाएं, जैसे एक बिल्ली है, एक ह्यूमन्स है, दोनों को मार्केट जाना है, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स है। तो मानव जाने से पहले, ह्यूमन बीइंग जाने से पहले बढ़िया तैयार होगा, थोड़ा आईना वगैरह देखेगा कि हम अच्छे दिख रहे हैं, तब वो मार्केट जाएगा। जबकि कैट आपकी डायरेक्टली चली जाएगी, उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। ह्यूमन के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। आप एक क्वेश्चंस का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। पर्सन इन कोमा, एक व्यक्ति जो कोमा में है वो लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा।
इसके बाद एनसीईआरटी डिस्कस करती है हमसे डिफिनीशंस। क्या डिस्कस करती है? डिफिनीशंस की बात करती है कि लिविंग थिंग्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उन्होंने 4 कैरेक्टर्स दिया। पहला कैरेक्टर्स था ग्रोथ, दूसरा था रिप्रोडक्शंस के बाद मेटाबॉलिज्म के बाद कॉन्शियसनेस। ये 4 कैरेक्टर्स में सबसे ज़्यादा जो डिफाइनिंग फीचर्स है वो आपका है कॉन्शियसनेस। अब इन 4 कैरेक्टर के आधार पर, इन 4 पॉइंट के आधार पर एनसीईआरटी एक डिफिनीशन पर पहुंचती है। पहला क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इन इंटरएक्टिव सिस्टम कैपेबल टू रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी लिविंग थिंग जो होती हैं वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग होती हैं, इवॉल्विंग होती हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग होती हैं, इंटरएक्टिव सिस्टम्स होता है और किसी भी एक्सटर्नल चेंज के प्रति रिस्पॉन्स करने वाले होते हैं। तो इन दिस पे हम अब कंप्लीट कर चुके हैं आपके चैप्टर का पहला भाग, जिसका नाम था व्हाट इज लिविंग। तो 4 पॉइंट्स में हम इसको कवर कर चुके हैं। अब हम चैप्टर के सेकंड पार्ट की बात करेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड्स। तो हमें कोई आपसे पूछता है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड्स क्या है, तो आप बताएंगे भैया संसार में कुल कितने जीव जंतु हैं। तो आप क्या बताएंगे? आप बोलेंगे कि बहुत सारे हैं। तो एनसीईआरटी आपके ऊपर ज्ञान की वर्षा करती है कि एक डेटा देती है, कहती है भैया अभी तक हम 1.7 से 1.8 मिलियन तक की स्पीसीज को खोज चुके हैं। इतने जीव जंतु प्राणी को हम खोज चुके हैं, पौधों को खोज चुके हैं, इतनी जिंदा चीज़ों को हम खोज चुके हैं। अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज हम डिस्कवर कर चुके हैं। डिस्कवर करने से क्या मतलब होता है? नेम। इतने स्पीसीज को हम नाम रख चुके हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर्स आपके थर्ड पार्ट यानी टेक्सोनॉमी, एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से लिंक होता है। उससे पहले कुछ और डिटेल जान लेते हैं। अभी भी क्या पूरे अर्थ पर 1.7 से 1.8 मिलियन ही स्पीसीज हैं? नहीं, अभी बहुत सारी स्पीसीज खोजी जानी बाकी हैं। क्या हम सारी स्पीसीज खोज चुके हैं? बिल्कुल नहीं। अभी हम कई ऐसी स्पीसीज हैं जिनकी खोज होना बाकी है। एक साइंटिस्ट है, नाम है उनका रॉबर्ट मे। वो बताते हैं कि पूरे अर्थ पर 7 मिलियन स्पीसीज हो सकती हैं। कितनी स्पीसीज हो सकती हैं? 7 मिलियन स्पीसीज हो सकती हैं ऑल ओवर अर्थ, जब हम पूरी स्पीसीज डिस्कवर कर लेंगे। ये डाटा कहाँ है? ये डाटा आपके बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर क्लास 12th में दिया गया है। साइंटिस्ट नेम भी वहाँ मेंशन है। आज के लिए साथियों बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें। एक यूट्यूब कम्युनिटी आप व्यूअर्स, आप सपोर्टर के बेस पर ही बनती है। तो भैया प्लीज़ आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को फैला दें। आप खुद समझदार हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप ज़रूर चैनल पे बने रहेंगे। आई होप। आज के लिए भैया बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।